हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ब्रेनी ट्रेनी। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए। अभी तक आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में तो सुन ही लिया होगा। काफ़ी बच्चों को ये पॉलिसी अच्छे से समझ में नहीं आई होगी। तो आज इस वीडियो में हम इसी न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में चर्चा करेंगे। मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको पूरी डिटेल में अच्छे से ये पॉलिसी के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यूनियन कैबिनेट ने वेडनेसडे 29 जुलाई को एक नई शिक्षा नीति यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मंजूरी दी है। हमारे देश में ये बदलाव 34 साल बाद आया है। देखा जाए तो ये बदलाव आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब हर देश के नागरिक को हमारा एजुकेशन सिस्टम पसंद नहीं था। हर कोई इसकी निंदा ही करता था। इसके साथ ही मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय यानी कि एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया गया है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन दोनों में बहुत बदलाव आए हैं। तो अब हम पहले स्कूल एजुकेशन में आए बदलाव के बारे में बात करेंगे। ये है मेजर रिफॉर्म स्कूल एजुकेशन। इसमें से मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे जो आपके काम आएंगे। सबसे पहले थर्ड पॉइंट पे चलते हैं कि अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 10+2 का जो फॉर्मेट चलता था उसको पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है और इसकी जगह पे एक नया फॉर्मेट बनाया गया है और वो फॉर्मेट है 5+3+3+4 करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। तो मैं आपको ये पूरा स्ट्रक्चर दिखा के समझाऊंगी कि आखिर ये 5+3+3+4 होता क्या है। ये है ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। इस साइड पे आप जो देख रहे हैं एग्जिस्टिंग एकेडमिक स्ट्रक्चर जो अभी हमारी पॉलिसी चल रही है, यानी कि पहले बच्चे फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक, जिसमें एजेस 6 to 16 ईयर्स होती थी, वो पहला पड़ाव होता था। उसके बाद अगले 2 साल +1 +2 के 18 साल तक वो दूसरा पड़ाव होता था। लेकिन अब जो न्यू एकेडमिक स्ट्रक्चर है वो नर्सरी क्लास से ही स्टार्ट कर दिया गया है, यानी कि जो पहले 3 साल बच्चे के फर्स्ट क्लास से पहले होते थे वो भी फर्स्ट स्टेज में इंक्लूड हो चुके हैं। फर्स्ट स्टेज है फाउंडेशनल स्टेज, जिसमें बच्चे के 5 साल लगेंगे। 5 साल में पहले 3 साल जिसमें वो अपना प्ले पेन पूरा करेगा और उसके बाद क्लास फर्स्ट और सेकंड 2 साल वो भी फाउंडेशनल स्टेज में, टोटल ये 5 साल हो गए। और उसके बाद आती है सेकंड स्टेज प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें 3 साल लगेंगे, वो होगी क्लास 3rd से लेके 5th तक। उसके बाद आएगी मिडिल स्टेज, वो उसमें भी 3 साल लगेंगे, वो क्लास 6 to 8th होगी। और लास्ट में आएगी सेकेंडरी स्टेज, उसमें आएंगे 4 इयर्स। 4 इयर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे, जिसमें एक 9th 10th होगी और उसके बाद +1 +2 आएगी, लेकिन ये चारों साल सेकेंडरी स्टेज में ही आएंगे। तो ये था सारा आपका 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको अच्छी तरह से ये सारा फॉर्मेट बता दिया है। तो अब चलते हैं फर्स्ट पॉइंट पे, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन ECCE। ये डेवलपमेंट जो क्लास नर्सरी से ही होगा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, कि जैसे अभी मैंने आपको बताया कि पहला जो अभी हमारा अब का सिस्टम चल रहा है वो 10+2 का फॉर्मेट है, कि फर्स्ट क्लास से लेके 10th क्लास तक एक था और उसके बाद +1 +2 सेकेंड था। लेकिन अब से जो होगा वो नर्सरी क्लास से ही स्टार्ट हो जाएगा। NCERT की तरफ से नर्सरी क्लास से ही पूरा सिलेबस तय किया जाएगा कि नर्सरी क्लास से बच्चे को क्या करवाना है। और ये चीज यहाँ पे खत्म नहीं होगी, ये प्लानिंग पेरेंट्स तक भी जाएगी कि पहले की 3 साल पेरेंट्स ने किस तरह के बच्चे को डेवलप करना है वो भी उन्हें अच्छी तरह से बताया जाएगा, ताकि बच्चा 3 साल के बाद जब स्कूल जाए घर से ही वो डेवलप होके आए। नेक्स्ट है करिकुलम to integrate 21st century skills, mathematical thinking and scientific temper। अब से 21st सेंचुरी के अकॉर्डिंग बच्चे को पढ़ाया जाएगा। जो पुराना सिस्टम रॉट लर्निंग का था कि चैप्टर करवाया, उसके क्वेश्चन आंसर्स करवाए, काम खत्म, उसको लर्न करो और एग्जाम्स दो, अब वो सिस्टम नहीं होगा। उस सिस्टम को खत्म किया जाएगा और प्रैक्टिकली नॉलेज ज्यादा से ज्यादा बच्चे को दी जाएगी, ताकि उसका ब्रेन डेवलप हो सके। नेक्स्ट है नो रिजिड सेपरेशन बिटवीन आर्ट्स एंड साइंसेस। इसमें क्या है कि जैसे +1 +2 में हम एक स्ट्रीम चुनते हैं, हमारे पास ऑप्शन होती है आर्ट्स,
ह्यूमैनिटी में जाना है, साइंस मीन्स मेडिकल या नॉन मेडिकल में जाना है, या कॉमर्स में जाना है। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अब बच्चे की अपनी चॉइस होगी। अगर उसको फिजिक्स के साथ हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री की ऑप्शन भी ले सकता है। अगर उसको कॉमर्स में किसी सब्जेक्ट जैसे बिजनेस स्टडीज में उसको आर्ट्स का कोई ड्राइंग रखनी है, जिसे फाइन आर्ट्स कहते हैं, तो वो भी रख सकता है। तो अब इसमें बच्चे की पूरी ऑप्शन होगी कि वो किस फील्ड में आगे जाना चाहता है। नेक्स्ट है बिटवीन करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। इसमें है कि मान लो एक बच्चा स्टडीज में टॉप करता है और दूसरा वही बच्चा स्टडीज में कम और खेलकूद में ज्यादा होता है आगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा डम्ब है। उसको ये कहा जाता है कि नहीं, इसको पढ़ना लिखना नहीं आता तो ये अच्छा नहीं है। लेकिन अब क्या होगा कि अगर वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आगे जाना चाहता है तो उसी में उसका फोकस किया जाएगा। नेक्स्ट है वोकेशनल एंड एकेडमिक स्ट्रीम्स। एकेडमिक स्ट्रीम्स तो हो गया जो सिलेबस आप वही करते हैं, चैप्टर्स वगैरह। लेकिन वोकेशनल में है कि उसके स्किल्स को भी साथ में लेके चला जाएगा। जैसे जिसका भी उसमें इंटरेस्ट है, पेंटिंग में है, कारपेंट्री में है, उसी में उसको डेवलप किया जाएगा। ये भी एक एजुकेशन सिस्टम का ही पार्ट बनेगा। आगे चलते हैं एजुकेशन ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन। गिफ्टेड चिल्ड्रन वो खास बच्चे होते हैं जिनका एक ही चीज को लेके बहुत खास इंटरेस्ट होता है और उसमें कुछ अलग ही लेवल का सोचते हैं, तो उसको भी आगे बढ़ाया जाएगा। ये नहीं कि +2 तक का जो सिलेबस होगा सिर्फ उसी में वो आगे करेगा, नहीं, वो साथ में जो जिसमें उसके इंटरेस्ट होगा उस स्किल में भी उसको आगे बढ़ाया जाएगा। नेक्स्ट मेन पॉइंट है ये रिडक्शन इन करिकुलम टू कोर कंसेप्ट्स। स्कूलिंग सिस्टम में इस वक्त आप जानते हैं कि क्या चल रहा है। इतने सारे चैप्टर्स, फिर उसकी उतनी लर्निंग, उसके इतने कंसेप्ट्स, वही पढ़ते पढ़ते बच्चा थक जाता है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में सोच ही नहीं पाता। पेरेंट्स भी ज्यादा रिटर्न एग्जाम्स में फोकस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स भी क्या करें, उनको भी होता है कि स्कूल का जो सिलेबस है पहले उसको खत्म करो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को बाद में देखेंगे। तो इससे बच्चे का एक्स्ट्रा लर्निंग की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता। तो अब क्या होगा कि ये सिस्टम हटा दिया जाएगा, सिलेबस को कम कर दिया जाएगा, सिलेबस रिड्यूस कर दिया जाएगा, ताकि बच्चा रोट लर्निंग की जगह डीप कंसेप्ट उसका समझ सके और साथ ही वो अपने स्किल में भी आगे बढ़ सके। नेक्स्ट है वोकेशनल इंटीग्रेशन फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। कोडिंग वाले पार्ट को स्टार्ट किया जाएगा। इसमें क्या होगा कि क्लास 6 से पूरे साल में कुछ दिन ऐसे होंगे जो बच्चा विदाउट स्कूल जाएगा, उसकी इंटर्नशिप लगाई जाएगी जिस स्किल में उसका इंटरेस्ट होगा। जैसे अगर उसका इंटरेस्ट कारपेंट्री में है, पोट्री में है या पेंटिंग में है, तो उसी में उसकी इंटर्नशिप लगाई जाएगी। अब तक क्या होता था कि जैसे कि पहले पढ़ाई कर लो, फिर कुछ सीखना है या कोई काम करना है तो वो पढ़ाई के बाद। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं होगा, दोनों काम पैरेलल चलेंगे। पढ़ाई के साथ साथ बच्चा प्रैक्टिकली अपने स्किल को डेवलप कर सकेगा। अगर मान लो उसको कारपेंट्री में शौक है तो उसकी इंटर्नशिप एक कारपेंटर के पास लगाई जाएगी, वो प्रैक्टिकली देखेगा कि काम कैसे किया जाता है। अगर उसका शौक पेंटिंग में है तो उसको एक अच्छे से पेंटर के पास इंटर्नशिप के लिए भेजा जाएगा, ताकि वो अच्छी तरह से उसको भी सीख सके कि किस तरह से काम किया जाएगा। इससे क्या होगा कि जब बच्चा स्कूल से +2 करके बाहर निकलेगा तो उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होगी कि वो खुद भी कुछ कर सकेगा। तो इसके लिए ये क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, जैसे पॉइंट नंबर 3, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन टिल एटलीस्ट ग्रेड 5 एंड प्रेफरेबली टिल ग्रेड 8 एंड बियॉन्ड इन होम लैंग्वेज, मदर टंग, रीजनल लैंग्वेज। अब क्या होगा कि ग्रेड 5 तक हो सके तो उसके आगे क्लास 8 तक भी बच्चे को उसकी मदर टंग या जो होम लैंग्वेज होती है, रीजनल लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाएगा। यहाँ तक कि जो बुक्स होंगी वो भी स्टेट वाइज 2 लैंग्वेजेस में प्रिंट हो सकती हैं। जिस लैंग्वेज में बच्चा चाहे उसी लैंग्वेज में वो उस सब्जेक्ट को पढ़ सकता है। जैसे जो हमारे लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश है, हिंदी है, वो तो एक एज अ सब्जेक्ट के तौर पे माना जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो मैथ, साइंस, SST है वो बच्चा अपनी होम लैंग्वेज में, मदर टंग में कर सकता है। नेक्स्ट है 360 डिग्री हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड ऑफ चाइल्ड। इसमें ओवरऑल परफॉर्मेंस पे जो प्रोग्रेस कार्ड बनता था, आज तक जो बनता था, उसमें क्या होता था कि सब्जेक्ट लिखे होते थे टर्न वाइज और उसके जो मार्क्स होते थे आगे वो लिखे होते थे, उसकी बिहाफ पे परसेंटेज निकाली जाती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, उसकी वोकेशनल स्किल्स को भी साथ में रखा जाएगा और साथ में उसकी एकेडमिक स्किल्स को भी, कि सिर्फ एकेडमिक स्किल्स पर ही रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा, साथ में वोकेशनल स्किल्स भी ऐड होंगी।
कि वो बच्चा आगे और कौन कौन सी स्किल्स में भी आगे है। साथ में यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाए जाएंगे प्रोग्रेस कार्ड में, जिसमें एक तो टीचर की असेसमेंट जाएगी, जो टीचर रिमार्क देगा, उस एक अपना बच्चा खुद सेल्फ असेसमेंट देगा, अपने आप के रिमार्क्स वो खुद देगा। और थर्ड होगा पीर असेसमेंट, कि जो उसका क्लासमेट कोई उसका अच्छा फ्रेंड होगा तो उससे भी उसकी असेसमेंट लिखवाई जाएगी। तो ये सब था स्कूल एजुकेशन के बारे में। तो अब देखते हैं हायर एजुकेशन में क्या क्या बदलाव किए गए हैं। तो ये है मेजर रिफॉर्म्स हायर एजुकेशन। फर्स्ट है 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बाय 2035। ग्रॉस एनरोलमेंट मतलब होता है कि जितने बच्चे स्कूल में जा रहे हैं उसमें से कितने बच्चे कॉलेज तक पहुंच रहे हैं। मान लो अगर 100 बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं तो उसमें से सिर्फ 20 बच्चे ही कॉलेज तक जा पा रहे हैं, तो इट मीन्स कि हमारे देश की ग्रॉस एनरोलमेंट सिर्फ 20% होगी। मतलब 100 में से 20 बच्चे गए, 20% एनरोलमेंट आई। तो अगर अब की बात देखी जाए तो इंडिया में ग्रॉस एनरोलमेंट 25 से 30% के बीच चल रही है। मतलब कि जितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उसमें से सिर्फ 25 या 30% तक ही हायर एजुकेशन तक पहुंच पाते हैं। लेकिन अब से गवर्नमेंट ने 2035 तक की ये कोशिश वो करेंगे कि कम से कम एटलीस्ट 50% तक बच्चे हायर एजुकेशन के लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज में पहुंच सके। इसका एक मेन कारण फीस भी है कि कई बच्चे हायर एजुकेशन की फीस नहीं दे पाते, इसलिए वो +2 तक ही रह जाते हैं। लेकिन अब से क्या होगा कि हर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज की फीस गवर्नमेंट की तरफ से तय की जाएगी और उससे आगे कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट या चाहे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हो वो उससे आगे फीस नहीं ले सकता। नेक्स्ट है होलिस्टिक मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होगा। जैसे मैंने अभी आपको +1 +2 का बताया कि आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट को चूज कर सकेंगे। हायर एजुकेशन में भी सेम ऐसा ही होगा। अगर आपने मैथ्स के साथ फाइन आर्ट्स या हिस्ट्री लेना है तो आप ले सकते हैं। अगर कोई बच्चा बीटेक कर रहा है लेकिन उसे साथ में म्यूजिक में भी इंटरेस्ट है तो वो बीटेक के साथ साथ म्यूजिक को भी ऑप्ट कर सकता है। अब ऐसा आगे से ये रूल बना दिया जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीपल एंट्री एग्जिट। इससे पहले हम यूजी प्रोग्राम और पीजी प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं। यूजी मीन्स अंडर ग्रेजुएट, जो 3 या 4 साल में होगी, और पीजी मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट, या जो 1 या 2 साल में होगी। अंडर ग्रेजुएट यूजी, मान लो कोई बच्चा 1 साल करके आगे किसी वजह से कंटिन्यू नहीं कर पाया तो वो 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उस 1 साल का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 1 साल का उसको सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर वो 2 साल कंप्लीट करता है तो उसको डिप्लोमे का कोर्स दिया जाएगा। अगर वो 3 साल का कोर्स करता है तो उसको डिग्री का कोर्स मिलेगा। इस तरह से उसके जो पिछले के साल है, अगर मान लो 1 साल करके बच्चा या 2 साल करके आगे कंटिन्यू नहीं कर पाता तो उसके वो 1 या 2 साल वेस्ट नहीं जाएंगे, तो उसको हर साल का एक कोई ना कोई सर्टिफिकेट जरूर दिया जाएगा। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन नहीं लेना है, मीन्स की पीजी या किसी रिसर्च में नहीं जाना। उसके बाद अगर 3 साल बाद डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन अगर आगे किसी ने पीजी में जाना है तो उसकी डिग्री 4 साल में होगी। 4 साल बाद वो पीजी सिर्फ 1 साल में ही कर पाएगा, मीन्स कि 4 साल ग्रेजुएशन के और 1 साल पीजी का, तो टोटल 5 साल हो गए। तो इट मीन्स 5 साल में इंटीग्रेटेड बैचलर मास्टर्स उसकी हो गई। तो साथ में उसको एक रिसर्च का भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा, जिसके लिए एमफिल को कट कर दिया गया है, एमफिल आगे नहीं करनी। यानी कि अगर आपने 3 साल में ग्रेजुएशन और 2 साल में पोस्ट ग्रेजुएशन पे लगा लिए तो आपका रिसर्च वहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, एमफिल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और आगे जिसने भी पीएचडी में एडमिशन लेना है वो डायरेक्ट पोस्ट ग्रेजुएट करके पीएचडी में जा सकता है। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद ही डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं। अब चलते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट पे। इस सिस्टम में क्या होगा कि मान लो अगर आपने 1 साल अपनी ग्रेजुएशन में लगाया और उससे 1 साल बाद आपको सर्टिफिकेट तो दिया ही जाएगा, साथ में उस 1 साल का जो आपका रिकॉर्ड होगा, मीन्स कि आपके जो मार्क्स आए होंगे, वो उस मार्क्स को क्रेडिट में आपके बैंक ऑफ क्रेडिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उस बैंक ऑफ क्रेडिट को कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। और क्रेडिट ट्रांसफर मीन्स क्या होता है, जो आपके मार्क्स ट्रांसफर किए जाएंगे आपके एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में। अब हम बात कर रहे थे मल्टीपल एंट्री और एग्जिट की।
आपका 1 साल का सारा रिकॉर्ड एकेडमिक बैंक में ट्रांसफर हो गया और 1 साल फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से या किसी और वजह से आप अपना दूसरा साल कंटिन्यू नहीं कर पाए, आपने 1 या 2 साल का गैप लिया, तो वो जो आपने 1 साल अपना पढ़ाई का गुजारा था वो वेस्ट नहीं जाएगा। आप अपना सेकेंड ईयर फिर से कंटिन्यू कर पाएंगे और वही 1 साल के जो मार्क्स आपके एंट्री यहाँ पे एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स में ऐड हुए हैं वो साथ में आगे सेकेंड ईयर में कंटिन्यू हो जाएंगे। इसका मतलब अब आप जब चाहे एंट्री ले सकते हैं और आप जब चाहे छोड़ भी सकते हैं। इसे कहते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट। तो ये सारे थे हायर एजुकेशन के कुछ और मेन पॉइंट्स हैं, वो भी हम करते हैं, जैसे कि सिंगल रेगुलेटर फॉर द हायर एजुकेशन। कॉलेजेस के अलग अलग प्रोसेस होते हैं, यूजीसी, AICTE, NCT के अकॉर्डिंग एडमिशन लेना। अब क्या होगा, लीगल और मेडिकल इंस्टीट्यूट्स को छोड़कर बाकी सारे हायर एजुकेशन यानी कि कॉलेजेस के एक ही बॉडी के अंदर आएंगे और वो बॉडी होगी HECI। H मीन्स हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसी एक के अकॉर्डिंग आप एडमिशन ले सकेंगे। तो ये सब है न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बदलाव। अब इस पे एग्जीक्यूशन करना है बहुत जरूरी है। देखना ये है कि ये सब कब से स्टार्ट होगा। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।